नमस्कार साथियों, ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करते हैं हम जो सोइल साइंस की बात कर रहे थे उसी में हम तीसरा टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। दो पहले हमने एक डेफिनेशन का और पेडोलॉजी इडियोलॉजी कंसेप्ट वाला क्लियर कर लिया था। उसके बाद में हमने मुख्य रूप से जो कंपोनेंट है उनकी और इसके साथ में हम जो सोइल प्रोफाइल है उनकी बातें कर चुके थे, उनमें सारी चीजें हम देख चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है तीसरा टॉपिक, उसको हम मुख्य टॉपिक तो रॉक्स है, यानी कि रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, यानी कि चट्टानों की बातें करेंगे। लेकिन उसके साथ में ही कुछ बेसिक चीजें हैं, उनको एक बार पहले थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। देखो, जो सोइल होती है, सीधी सी बात है कि ऐसा तो है कि जो हमारी पृथ्वी है यानी कि जो अर्थ है, अब अर्थ में कुछ चीजें हैं। अर्थ पर कुछ चीजें देखने को मिलती है। जैसे अर्थ पर एक तो हम कहते हैं कि जलमंडल है। क्या है? जलमंडल है, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इसके अलावा एक आपको देखने को मिलता है वायुमंडल। क्या देखने को मिलता है? वायुमंडल। और तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो होता है स्थलमंडल। क्या होता है? स्थलमंडल। यानी कि ये स्फीयर्स है जो जो अर्थ है उसके चारों ओर पाए जाते हैं, यानी कि कुछ जो अलग अलग चीजें हैं। जैसे जल से बना हुआ जितना भी क्षेत्र है, जो महासागर है, उन सबको हम जलमंडल में रखते हैं। इसको हम हाइड्रोस्फीयर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करें, जो वायुमंडल है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर बोल दिया। इसके अलावा जो तीसरा चीज है लिथोस्फीयर। क्या है? लिथोस्फीयर। अब देखो, इन तीनों जो अर्थ है, अर्थ में अलग अलग चीजें हैं। जैसे जो एयर वाला क्षेत्र है उसको हमने क्या बोल दिया? जहां पर हवा पाई जाती है उसको हमने वायुमंडल बोल दिया। जहां पर जल है उसको जलमंडल, और जहां पर स्थल है उसको स्थलमंडल। यानी कि जो रॉक्स है, जितनी भी चट्टाने हैं, मिट्टी है, ये सब किस में आ रही है? स्थलमंडल में आ रही है। जो वायुमंडल है उसका थोड़ा सा जो अपना कंपोजिशन है वो देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो वायुमंडल में हम तीन चीजों को देखते हैं मुख्य रूप से। वायुमंडल में हम जो गैसें हैं उनको देखते हैं। अब गैसें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है इनकी बात कर लेते हैं। वायुमंडल में हमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन देखने को मिलती है, और मुख्य रूप से वायुमंडल में हमें CO2 और ऑर्गन गैस भी देखने को मिलती है। ऑर्गन को हम कहते हैं 0.9% होती है, ठीक है। जो नाइट्रोजन है वो 78% होती है। ऑक्सीजन है ये लगभग 21%, धीरे धीरे कम होती जा रही है। कई बुक्स में आपको 20% मिल सकती है, या मान लो 20 पॉइंट कुछ मिल सकती है, लेकिन एवरेज 21 लगा के चल रहे हैं हम, 20 से 21% तक होती है। और जो CO2 है वो वायुमंडल में 0.03% तक होती है। क्या होती है? 0.03% तक होती है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है, जैसे जलमंडल है, इसमें मुख्य रूप से जल पाया जाता है। हम जानते हैं कि जो हमारा जो जल है वो मुख्य रूप से महासागरों में है, और महासागरों का जो जल है वो सेलाइन है, यानी कि लवणीय है, वो पीने लायक नहीं है। तो जो अधिकतर जो जल है वो कहाँ है? महासागरों में है। उसके अलावा जो स्थल मंडल पे जल है, नदियों में है, नहरों में है, या मान लो इसके अलावा झीलों में या बर्फ के रूप में जमा हुआ है, वो सिर्फ 3% जल है या उससे भी कम है, ठीक है। और इसमें भी जो पीने वाला इसमें भी जो अधिकतर जल है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, ठीक है। तो पीने वाला जो जल है उसकी मात्रा 1% से भी कम है हमारे पास। उसी में हम खेती करते हैं, उसी को हम पीते हैं, उसी को अदर जानवर, जो पेड़ पौधे हैं, सब उसी में, उसी के सहारे जी रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो जलमंडल वाला जो क्षेत्र है वो लगभग 70% तक फैला हुआ है, यानी कि महासागर जो पृथ्वी का जो एरिया घेरते हैं उसका 70% घेरते हैं। और स्थल मंडल को हम जानते हैं कि ये लगभग 30% एरिया घेरता है, ठीक है, 30% एरिया घेरता है। ये दोनों बातें पता है। अब देखो स्थल मंडल में और क्या चीजें होती है। स्थल मंडल के लिए यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से हम कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर जितनी भी चट्टाने हैं, या मान लो मिट्टी है, स्थल है, ये सभी चीजें किस में आ रही है? स्थल मंडल में आ रही है, ठीक है। अब स्थल मंडल को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, और इसमें ही हमारी मिट्टी पाई जाती है। जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए सोइल है, और सोइल किस में पाई जाती है? स्थल मंडल पर पाई जाती है। तो अब इसके अलग से बात करेंगे हम, जो स्थल मंडल है वो क्या है, कैसे है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो तीनों स्फीयर्स को देखने के बाद में हम ये जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग कैसी है?
गोल है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, यानी कि इसमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से लेकर नीचे तक संपूर्ण पृथ्वी एक समान है। हम कहते हैं कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी भूपरपट्टी। क्या बोलेंगे हिंदी में? भूपरपट्टी बोलेंगे। ऊपर वाली एक लेयर है जिसको हमने अर्थ क्रस्ट कहा है, ठीक है। इसके नीचे एक लेयर और पाई जाती है जिसको हम मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और मेंटल के अंदर जो एक और लेयर पाई जाती है इसको बोलते हैं हम, जो मुख्य रूप से आयरन से और इसके अलावा निकल जिसमें पाया जाता है, वो एक और अंदर वाली सतह होती है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बाहर की चीज है इसको हम बोलते हैं ऊपरी जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, या इसको बोलते हैं भूपरपट्टी, भूपरपट्टी, ठीक है। इसी पर सोइल होती है, अंदर तो चट्टाने आ जाती है धीरे धीरे, वो हमारी काम की चीज नहीं है। ऊपर वाली जो ये चारों ओर की लेयर है इसी पर क्या होती है, इसी हम भूपरपट्टी कहते हैं, और इसी में क्या पाई जाती है? सोइल पाई जाती है, ठीक है। तो जो सोइल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ क्रस्ट का एक बार हम कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन यानी कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, भूपरपट्टी में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, उनकी बातें कर लेते हैं। अब देखो, इसको अलग अलग जो भाग है उस हिसाब से देखेंगे। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से कुछ जो तत्व है वो पाए जाते हैं, और तत्वों में सबसे पहला हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में जो अर्थ क्रस्ट है उस पर पाया जाता है, और ये कितना होता है? लगभग 46.6% होता है, ठीक है। दूसरा हम बात करें सिलिकॉन की। दूसरा जो इंपोर्टेंटली पाया जाने वाला जो तत्व है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो है सिलिकॉन, और ये पाया जाता है 27.7%। कितना होता है? 27.7%। तीसरा जो इंपोर्टेंट तत्व जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम। ये होता है लगभग 8%। कितना होता है? 8%। इसके बाद में होता है, एल्यूमिनियम के बाद में आ जाता है कैल्शियम, ठीक है। नहीं, कैल्शियम नहीं, आयरन आता है। एल्यूमिनियम के बाद में क्या है? आयरन है, और आयरन कितना होता है? लगभग 5% होता है। इस प्रकार आगे कैल्शियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, ये चीजें पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि ये जो ऊपर वाला एरिया है जिसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों चीजें शामिल है, ये लगभग आप देखो लगभग कितना एरिया कवर कर रहे हैं ये, यानी कि ये एक जो टोटल एरिया है उसका लगभग 3/4 भाग कवर कर रहे हैं। और ये दोनों ही क्या है? जो अधातु है एक तरह की, ठीक है। दोनों ही तत्व क्या है? अधातु है। तो सीधी सी बात है कि जो भूपरपट्टी है उसमें लगभग ऑक्सीजन और सिलिकॉन ने जितना जो मास यानी कि वेट के आधार पर जितना कवर किया है, उसमें 3/4 भाग किसका है? जो नॉन मेटल्स है, यानी कि अधातु है। धातु यहाँ से स्टार्ट होती है। धातु पहली एल्यूमिनियम है, और ये 8% तक पाई जाती है। इसके अलावा इसमें आपको कैल्शियम भी देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो अदर जितनी भी धातुएं हैं जो कम मात्रा में पाई जा रही है, इनके लिए हम ये कहते हैं कि ये तो 1/4 भाग ही बनाती है। अदर जो बच गई वो तो 1/4 भाग ही बनाती है, लेकिन अधिकतर भाग जो 3/4 भाग बना रहे हैं वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इतने पाए जाते हैं, इनकी बातें भी हम आगे जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे उनमें करेंगे, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट की बात कर ली। अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है मेंटल, और मेंटल में मुख्य रूप से कुछ नहीं, जो ठोस चट्टाने होती है वो पाई जाती है। इस भाग में क्या होती है? चट्टाने पाई जाती है, वो होती है। इसमें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा लावा। क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? लावा, जिसमें मुख्य रूप से आयरन और निकल होता है। क्या होता है? आयरन और निकल देखने को मिलता है। ये दो धातुओं से बने हुए जो लावा है वो इसमें रहता है, चट्टाने उसके बाहर, और चट्टानों से ऊपर फिर सोइल का निर्माण होता है जो कि अर्थ क्रस्ट पे होती है। तो इस प्रकार से हमारी ये पृथ्वी की एक नॉर्मल संरचना है जो आपको देखने को मिलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं जो अपना मेन टॉपिक है, रॉक्स। क्या है? रॉक्स यानी कि चट्टानों की बात करेंगे। पहली बात तो चट्टाने होती क्या है? तो चट्टानों के लिए हम ये कहते हैं कि चट्टाने एक तरह से
अलग अलग मिनरल से मिलकर बनी हुई एक ठोस धातुओं से भी मिली हुई या मान लो अधातुओं से मिलकर तत्वों से मिलकर बनी हुई एक ठोस संरचना होती है, ठीक है, जिनसे आगे चलकर किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि चट्टानें क्या होती है, चट्टानें एक तरह की अलग अलग मिनरल से मिलकर बनी हुई एक ठोस संरचना होती है जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। इन्हीं की वेदरिंग होती है, चट्टानों से ही आगे वेदरिंग होती है और वेदरिंग के फलस्वरूप जो छोटे छोटे दाने बनते हैं उनसे फिर सोइल फॉर्मेशन होता है। अब देखो चट्टानों को हम है ना 3 भागों में बांटते हैं, चट्टानों के कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, ठीक है। अब एक जो चट्टान है इसको हम कह रहे हैं इग्नियस, क्या बोलते हैं, इग्नियस या अग्नास्य, अग्नास्य चट्टान। दूसरी होती है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री चट्टानें, और तीसरी होती है रूपांतरित या मेटामॉर्फिक, रूपांतरित या मेटामॉर्फिक। अब देखो चट्टानों को हमने 3 भागों में बांट लिया और तीनों को समझते हैं किस प्रकार से चट्टानें बनी होती है और किस प्रकार से बटी होती है। जो इग्नियस चट्टानें होती है ये चट्टानें सबसे पहले जो मोल्टन मैग्मा होता है, मोल्टन मैग्मा का अभी हमने संरचना देखी थी क्या, ये जो संरचना है इसके अंदर हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर क्या होता है, मोल्टन मैग्मा यानी कि जो गला हुआ मैग्मा है यानी कि लावा है वो पिघलता रहता है। अब वो पिघला हुआ लावा क्या है, जैसे ही दाब बढ़ता है अंदर तो ये कहीं से जगह ढूंढकर पृथ्वी के बाहर आ जाते हैं, तो बाहर आकर जमा हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे कि इग्नियस मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। तो इग्नियस मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, जो मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन का मतलब है जो पिघला हुआ मैग्मा है, ये मैग्मा आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, इग्नियस रॉक का निर्माण करेगा, इग्नियस रॉक का निर्माण इसी से होगा, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जब ये बाहर आता है तो कुछ मात्रा में मिट्टी से बाहर जो अपनी लिथोस्फीयर होता है, बाहर वाला भूपर्पट्टी वाला जो एरिया है उससे यदि बाहर आ जाता है तो उस प्रकार की सोइल को हम एक्सट्रेसिव इग्नियस सोइल बोलते हैं, मतलब रॉक्स बोलते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि रॉक्स की बात हो रही है। तो बाहर आकर जमा हो गया तो उसको एक्सट्रेसिव, और जो अंदर ही रह जाता है दबकर तो उसको इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, यानी कि वो इग्नियस रॉक्स होती है और मुख्य रूप से आंतरिक जो हम बोलते हैं इग्नियस रॉक या अग्नास्य चट्टानें हम इसको बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंडरी रॉक्स है, अब सेकेंडरी रॉक्स का निर्माण हम ये कहते हैं कि सीधा मोल्टन मैग्मा से नहीं होता है, इग्नियस रॉक की वेदरिंग होगी और इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इनका निर्माण होगा। तो सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है अपनी प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं या इग्नियस रॉक्स जो आग्नेय चट्टानें होती है इनसे बनती है, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कुछ प्रक्रम चलता है। प्रक्रम कैसा, क्योंकि पहले ये इग्नियस रॉक है ये टूटती है यानी कि इसकी वेदरिंग होती है, वेदरिंग के फलस्वरूप ये ट्रांसपोर्ट होती है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है और वहां पर जाकर ये क्या हो जाती है, जो डिपॉजिट हो जाती है यानी कि जमा हो जाती है। उसके बाद में जमा होने के बाद में फिर सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। एक ही प्रकार के मिनरल एक जगह जमते रहते हैं और जमते जमते क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे हम बात करें मेटामॉर्फिक की, किसकी बात करें, मेटामॉर्फिक की। तो मेटामॉर्फिक चीजें हमें देखने को मिलती है जब इन दोनों इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की वेदरिंग होती है, इसके फलस्वरूप मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। लेकिन जितना सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण जिस हिसाब से होता है उस मेथड से मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मुख्य रूप से प्रेशर, यानी कि एक तो प्रेशर के कारण और एक हाई टेम्परेचर के कारण, इन दो चीजों की वजह से क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। इसलिए ये रॉक्स आपको काफी ज्यादा हार्ड देखने को मिलती है, हार्ड का मतलब सख्त होती है, ठीक है। इनकी जो वेदरिंग है वो भी धीरे धीरे होती है। जैसे आपने सुना होगा मार्बल, मार्बल एक तरह की क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। तो मार्बल हार्ड रॉक है तो वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। इसी प्रकार जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये थोड़ी कमजोर रॉक्स होती है, यानी कि इनमें क्या होता है, सैंड स्टोन, सेल, ये डोलोमाइट, ये वाली जो चीजें हैं ये इसमें पाई जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की रॉक्स है। इन्हीं टॉपिक्स को हम कवर कर लेते हैं अपनी पीडीएफ के साथ। पीडीएफ आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज के
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, वहां से आप अपने अच्छे नोट्स बना सकते हो और पीडीएफ को वहां से देख सकते हो। अब बात करते हैं, देखो जो रॉक्स है ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से जुड़े हुए जो टॉपिक है उनको भी हम इसमें साथ में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो हमारे अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक वायुमंडल की परतें पाई जाती है यानी कि वायुमंडल है। इसी वायुमंडल को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं और एटमॉस्फेयर में हमें मुख्य रूप से गैसें देखने को मिलती है, जो गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है मुख्य गैसें देखने को मिलती है। इसके अलावा जलवाष्प भी होती है, बादल इनका निर्माण होता है, तो ये इसी के कारण होता है, ठीक है। और कुछ जो है बहुत ही कम मात्रा में हीलियम, आर्गन, ये जो है ये गैसें भी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन की बात करें तो हम कहते हैं 76% लगभग नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन यहाँ 22 बता रखी है, लेकिन हम मानते हैं भाई 21% ऑक्सीजन है। वाटर वेपर कम होती है, CO2 0.04% या 0.03% तक होती है। ये बढ़ती रहती है थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। दूसरा है जलमंडल। जलमंडल में हम जानते हैं भाई चारों ओर हमारे पास जो एरिया है उसका लगभग 70% भाग क्या है, जल से ही जो है, मतलब एक तरह से चारों ओर से ढका हुआ है। पृथ्वी का जो एरिया है वो समुद्रों से ढका हुआ है और 70% एरिया में क्या है, समुद्री है, ठीक है। तो इनमें अलग अलग भाई जो जल होता है उसमें क्लोरीन भी होता है, सोडियम लवण पाए जाते हैं, तो ये अलग अलग लवण देखने को मिलता है। बाकी आपको जो है आगे देखने को मिलेगा कि जो जल है उसका मुख्य भाग हम पीने योग्य नहीं है, वो समुद्रों का पानी है। और हम कहते हैं कि हमारे पास जो जल है उसकी पीने योग्य जल की मात्रा बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है जलमंडल में। आगे बात करते हैं स्थल मंडल, या जिसको हम बोलते हैं थल मंडल, या इसी को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे मिट्टी का निर्माण होता है। तो गैस और जलीय आवरणों में जो आंतरिक ठोस पिंड होता है उसे स्थल मंडल कहते हैं। ये अर्थ का 93.26% भाग बनाता है। ये किसके आधार पे है, ये वेट के आधार पर, यानी कि वेट के आधार पर तो मुख्य भाग कौन सा है, स्थल मंडल है। लेकिन यदि हम एरिया की बात करें तो एरिया के हिसाब से हम ये कहते हैं कि जो पृथ्वी का चारों ओर का एरिया है इसका 70% एरिया किसके द्वारा कवर है, जल के द्वारा, और सिर्फ 30% एरिया ही है जो स्थल मंडल के द्वारा कवर है। लेकिन इस ओवरऑल पृथ्वी के जो अंदर पाया जा रहा है मास है, उस वेट के आधार पर बात करें तो 93% तो क्या है उसमें स्थल मंडली मिलेगा आपको, क्योंकि मुख्य रूप से चट्टानें ये सब इसी में आती है। अंदर वाला जो लावा है, मैग्मा है, ये भी इसी में आता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इसको दो भागों में, तो आंतरिक और बाहरी ठंडी सतह और अंदर वाला जो पिघला हुआ मैग्मा, ये इसको हम दो भागों में बांटते हैं। इसकी हम बातें कर चुके हैं, अलग अलग घनत्व ये पाया जाता है, ये बातें हमने देख ली है। इसी के अलावा जो ऊपर वाली चीज है, जो भूपरपट्टी है, या इसी को हम बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट की भी हमने अभी बात की थी। ऐसा ही है जैसे कोई तरबूज होता है, सिंपल सा हम बात करें कि पृथ्वी एक तरह से तरबूज है और तरबूज के अंदर जो लाल लाल गिरी है वो क्या है, वो एक तरह की चट्टानें हैं और वो चारों ओर से अंदर से भरी हुई है। ऊपर जो आपको छिलका दिखाई देता है ये हमारी भूपरपट्टी है, जिस पे हम खेती भी करते हैं, इसी पे हमें पानी देखने को मिलता है, इसी पे जंगल होते हैं, इसी पे हम इंसान रहते हैं, इसी पे सारा काम हो रहा है। तो ये जो तरबूज का ऊपर वाला छिलका है ये भूपरपट्टी है, यही हमारे काम की चीज है। अंदर जो है मैग्मा भरा हुआ है या मान लो चट्टानें हैं और कुछ नहीं दिखाई देता है, तो वही चीज है। तो अर्थ क्रस्ट में अलग अलग गैसों का अनुपात अलग अलग देखने को मिलता है, जिनकी हमने अभी बात की। देखो यहाँ देख सकते हैं, जो ऑक्सीजन है वो 46%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5%, कैल्शियम 3%, मैग्नीशियम 2% ये पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दोनों ही अधातुएं हैं जो अधिकतर भाग बनाती है, यानी कि 3/4 भाग यही बनाती है। और अदर जो जितनी भी जो मान लो ये जितनी भी मेटल्स है ये सब मिलाकर कितना बना रही है, 1/4 भाग ही बना पाती है, किसका, अर्थ क्रस्ट का, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और सिलिकॉन पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली थी। तो ये बेसिक बातें थी। अब यहाँ से हमारा मुख्य टॉपिक स्टार्ट होता है चट्टान, ठीक है। तो चट्टान अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी हुई एक ठोस पिंड है, यानी कि सॉलिड भाग है। चट्टानों का फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन में पाए जाने वाले मिनरल पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे मिनरल होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार का रॉक्स का क्या होता है, नेचर होता है। तो ये सारी बातें हमने भाई संरचना के आधार पर इनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब रॉक्स की जो उत्पत्ति है उसके आधार पर रॉक्स को 3 भागों में जो बनती है, जब मान
सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेग्मा होता है वो बाहर आता है, वो जम जाता है। तो वो जमकर जब मिट्टी जो रॉक्स है वो तैयार होती है तो आग्नेय रॉक बोलते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा आग्नेय रॉक के अलावा जो पाताली परत चट्टाने या रूपांतरित चट्टाने, ठीक है, पाताली या परत चट्टाने बोलते हैं इनको, जो सेडिमेंट्री होती है उनको, और रूपांतरित होती है अपनी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो इन तीनों की हम बात करने वाले हैं, इन्हीं को बांटा गया है। आगे देख लो, ये एक बार हम क्लासिफिकेशन के रूप में, चार्ट के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले चट्टाने हैं, चट्टानों को हमने उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय, जलज या पाताली चट्टाने या रूपांतरित चट्टानों के रूप में बांट लिया है। ये जो इग्नियस है इनको स्थिति के आधार पर और सिलिका की जो मात्रा है उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है। इंट्रिश्यू का मतलब है जब जो रॉक्स है वो पिघल कर बाहर तो आने की कोशिश करती है लेकिन ये मिट्टी के अंदर ही रह जाती है, यानी कि बाहर नहीं आती है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती है वो इंट्रिश्यू होती है। और जब चट्टानें बाहर आकर जमा हो जाती है, चट्टानों के रूप में दिखाई देती है, बाहर आ जाती है, जैसे हमारी जो ये है ना पत्थर है, पूरे कौन से जो डूंगरों में हमें पत्थर दिखाई देते हैं पहाड़ों में, वो पहाड़ों वाले जो पत्थर है एक तरह की क्या है, बाह्य स्थल चट्टाने है या एक्सट्रूसिव चट्टाने होती है, ठीक है। वही चीजें हैं। सिलिका की मात्रा के आधार पर भाई कौन सी जो रॉक्स है उसमें कितनी मात्रा है सिलिका की, उसके आधार पर अम्लीय, मध्यम और भास्मिक। अम्लीय जो होती है उनमें सबसे ज्यादा सिलिका लगभग 65% तक, 65 से 75% तक क्या होती है, सिलिका होती है। मध्यम में 55 से लेकर 55% तक होती है, ठीक है, 55 से लेकर 65% तक होती है। और भास्मिक की यदि बेसिक रॉक्स की बात करें तो इनमें 45 से लेकर 55% तक क्या पाई जाती है, जो सिलिका है वो पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं। और जो पातालिक रॉक्स है इनको अलग अलग भौतिक यांत्रिक उत्पत्ति के आधार पर, रासायनिक उत्पत्ति, कार्बनिक उत्पत्ति, इनके आधार पर बांटा गया है। और जो रूपांतरित चट्टाने हैं उनको सल्कित और असल्कित चट्टानों के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। इन्हीं चट्टानों के सभी के गुण दे रखे हैं, सभी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इन्हीं की हम जो है एक एक करके बातें कर लेते हैं। जो आग्नेय चट्टाने हैं, अभी हमने कहा था कि इनका जो जन्म है, मुख्य रूप से जो इनका निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, वो जो पिघला हुआ मेग्मा होता है, पिघले हुए पदार्थ है, अधिक ताप के कारण जब रॉक्स क्या हो जाती है, पिघलती है तो बाहर आकर जमा हो जाती है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टाने। लेकिन यहाँ पर आपको एक जो है चीज देखने को मिलेगी, एक अलग ही फैक्ट देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे यहाँ ध्यान दो, जो स्थल मंडल है का 95% क्या होती है, इग्नियस रॉक होती है। टोटल स्थल मंडल की बात करें तो उसका 95% भाग कौन बना रही है, इग्नियस रॉक बना रही है। लेकिन इसी के विपरीत यदि हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट यानी कि जो ऊपर वाली लेयर है उसकी बात करें, तो उसमें आपको कंपोजिशन अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स ये ज्यादा देखने को मिलेगी 74%, ठीक है। और जो अदर जितनी भी रॉक्स है वो आपको देखने को मिलेगी 18%। जो इग्नियस रॉक है वो देखने को मिलेगी 18%। और इसके अलावा 5% में या और मेटामॉर्फिक रॉक जो छोटी मोटी रॉक्स है वो देखने को इसमें मिलती है। तो मुख्य रूप से अर्थ क्रस्ट में तो सबसे ज्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। और ओवरऑल जो पृथ्वी है, स्थल मंडल है, उसमें 95% क्या देखने को मिलती है, जो अपनी ये इग्नियस रॉक है या आग्नेय चट्टानें हैं, ये देखने को मिलती है, ठीक है। इनका कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं के रूप में ये क्रिस्टलीय होती है, परंतु क्रिस्टलों का स्वरूप, संख्या आदि निश्चित नहीं होता है। परतों का अभाव होता, परतें नहीं पाई जाती है। गोल कणों का अभाव होता है, ये अपक्षय वेदरिंग के कारण टूटकर गोल कणों का निर्माण करती है। ये बहुत कठोर, सघन और सघन जो है संगठित होती है। संगठित का मतलब जुड़ी हुई, मिली हुई। जो बाहर आने के और अंदर रह जाने के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, जिनकी हम बातें कर चुके हैं। और इनका कुछ उदाहरण अम्लीयता के आधार पर देखो, 65 से लेकर 75 बोल सकते हैं, या 65 से लेकर जो 85% तक क्या होती है, सिलिका होती है। तो वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। ये इसके उदाहरण दे रखे हैं। इसके बाद में मध्यम वाली है, इनमें सिलिका की मात्रा कम 55 से लेकर 65% तक होती है, यानी कि इनके अलग अलग एग्जाम्पल है। और 45 से लेकर 55% तक जो है बेसिक नेचर की होती है। गबरू और बेसाल्ट इसका उदाहरण है। ये एक एक को अलग से डिफाइन कर रखा है भाई, ग्रेनाइट क्या होती है, इन्हीं के बारे में। वही चीजें हैं जो पहले हम सारी देख चुके हैं। वही चीजें हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या गुण होते हैं इनका। इतना डिटेल में आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप भी बस भाई जो मोटी मोटी चीज है वही पढ़ेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके अलावा भाई कौन कौन क्या क्या विशेषताएं होती है इन चट्टानों की वही पढ़ेंगे। बाकी ग्रेनाइट की क्या विशेषता है, इसके अलावा जो अंदर वाली जितनी भी चट्टानें हैं उनकी एक एक चट्टानों की आपको वो नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है। सिर्फ इतना भाई
कितने कौन सा एग्जाम्पल किस में आएगा, यानी कि ग्रेनाइट कौन सी है, इग्नियस है। इसके अलावा सेडिमेंट्री में लाइमस्टोन आती है, सैंडस्टोन आती है, ये सेडिमेंट्री में आती है। मेटामॉर्फिक में मार्बल आता है, सिस्ट आता है, ठीक है, जीनस आता है, वो नाइस आती है। ये चीजें हमें देखने को मिलती है किसमें, उसमें मेटामॉर्फिक में, ठीक है। तो पातालिक और ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो इनमें आपको मुख्य रूप से ये चीजें देखने को मिलेगी, सिलिका, क्ले, लाइम, आयरन ऑक्साइड, ये सीमेंटिंग एजेंट के रूप में, ये सदैव परतों के रूप में, इसीलिए तो इनको परतों वाली जो सोए वो अपनी रॉक्स है वो बोलते हैं। छोटे बड़े आकार के कण होते हैं, सबसे सूक्ष्म कणों की परत ऊपर रहती है। जीव जंतु वनस्पति अवशेष पदार्थ कभी कभी इसी में मिलते हैं और ये चट्टानें कठोर होती है, उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है। फोसिल भी कहते हैं। फोसिल का मतलब है जो पहले के जो दबे हुए पदार्थ है वो सड़ गल के क्या हो जाते हैं, एक तरह की जो ये है अपनी मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक्स बना लेते हैं। तो ये चीजें आपको फोसिल्स में भी देखने को मिलती है। इसी को हम अलग अलग आधार में अलग अलग बांटा गया है इनको। ये केमिकल के आधार पर वही, जिनमें कैल्शियम पाया जाता है उनकी अलग नेचर होता है, जिनमें कार्बन पाया जाता है उनका अलग नेचर होता है। इसी को हम सेल, लाइमस्टोन, ये इसी को उदाहरण है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन एक बार ये ध्यान रखना है कि कोल किसका उदाहरण है, सैंडस्टोन किसका है, सेल किसका है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर बचती है आपके तीसरे प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक। इनका निर्माण है जो अलग ही तरीके से होता है। कैसे होता है, यदि इनका निर्माण जल के द्वारा परिवर्तन से, उस प्रेशर से हो रहा है, जल के प्रेशर से, तब हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। और यदि इनका निर्माण हो रहा है ताप और दाब के कारण, तब हम कहते हैं थर्मोमेटामॉर्फिक या डायनेमोमेटामॉर्फिक इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये डिपेंड करता है किसके आधार पर बन रही है। यदि इनको गुणों की बात करें तो ये चट्टानें प्राय अति कठोर, सबसे ज्यादा कठोर यही होती है। आग्नेय चट्टानों की बात, ये भी क्रिस्टलीय होती है और कभी कभी एक दूसरे को पहचानना भी कठिन हो जाता है, यानी कि आग्नेय और इनको अलग करना भी कठिन हो जाता है, इतनी सिमिलरिटीज इनमें पाई जाती है। ये फोलिएटेड यानी कि जिन पे सल्क पाई जाती है। सल्क क्या होती है, जो फोलिएशंस होते हैं वो दिखाई देते हैं, प्लेटनुमा दिखाई देती है, तो हम कहते हैं कि सल्की होती है, ठीक है, सल्कित है। और जो प्लेटनुमा नहीं होती है, जिन पे परतें नहीं पाई जाती है, उनको हम क्या बोलेंगे, असल्की बोलेंगे। इनको अलग अलग भागों में जो मूल चट्टानें हैं वो किस प्रकार से जो है रूपांतरित बनती है, तो जो बालू पत्थर होता है वो क्वार्ट्ज बना लेता है, जो पत्थर होता है वो स्लेट बना लेता है, चूना पत्थर से संगमरमर बन जाती है, पिट से कोयला बन जाता है, अब्रक से शिस्ट बन जाता है, और ग्रेनाइट से जो नाइस है, इसको निस भी बोल देते हैं, या इसी को हम नाइस, क्योंकि ये जी इसमें साइलेंट है, नाइस ही बोलते हैं इसको, तो नाइस बन जाती है। तो ये इन सेल से यही आगे चल के क्या हो जाती है, मेटामॉर्फिक द्वारा, मेटामॉर्फिज्म द्वारा, जो कि एक प्रक्रिया है चेंज होने की, दाब से, ताप से या जल के द्वारा ये चेंज होकर क्या बनाते हैं, रूपांतरित चट्टानें बना लेते हैं। इन्हीं चट्टानों के बारे में अब एक एक करके दिया हुआ है भाई, क्वार्ट्ज दिया है, इन्हीं को क्लासिफाई किया गया है। तो ये हमारा जो चट्टानों वाला टॉपिक था ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें मुख्य रूप से जो पहले बेसिक चीजें थी वो कंप्लीट की, उसके बाद में जो चट्टानें हैं उनके क्लासिफिकेशन की बात की। क्लासिफिकेशन में आपको जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो ध्यान रखना है, लेकिन एक एक जो रॉक्स है उनके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है कि कौन सा उदाहरण किस रॉक्स का है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।